चंदनपुर गांव एक बहुत ही खूबसूरत और शांतिप्रिय गांव के नाम से जाना जाता है। यहाँ की हरियाली, खुला आसमान और सादा जीवन हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। सुबह पक्षियों की चहचहाहट और शाम को मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि इस गांव को और भी खास बना देती है। लेकिन यह गांव जितना खुशहाल और सुंदर दिखता था, उतना ही हवेली को लेकर बदनाम भी था। गांव के लोगों के बीच वो हवेली हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती थी। कहा जाता था कि उस हवेली में कुछ ऐसा रहस्य छिपा है जिसे आज तक कोई पूरी तरह जान नहीं पाया। लोग कहते हैं कि आज तक जो भी उस हवेली में गया है वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। उस जगह के रहस्य और डर ने गांव वालों के दिलों में एक अजीब सा भय भर दिया है। शाम ढलते ही कोई उस हवेली की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करता। सावित्री आज बहुत खुश थी क्योंकि आज उसका पोता रवि पूरे 15 साल बाद गांव आने वाला था। वह बेसब्री से अपने पोते के आने का इंतजार कर रही थी। आंखों में खुशी के आंसू और चेहरे पर एक मीठी मुस्कान लिए वह दरवाजे पर खड़ी थी। रवि भी बहुत खुश था। वह भी अपनी दादी से मिलने के लिए बेताब था। उसके मन में एक अजीब सी उत्सुकता थी। बचपन की यादें, गांव की गलियां और दादी का स्नेहिल चेहरा सब उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वह सोच रहा था कब ये लंबा रास्ता खत्म हो और मैं जल्दी से गांव पहुंच जाऊं और अपनी प्यारी दादी से गले लग जाऊं। बस से उतरते ही रवि गांव की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में फैली हरियाली, खेतों की खुशबू और ताजी हवा ने उसके मन को सुकून से भर दिया। वह हर चीज को देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे हर पेड़, हर गली उसे पहचान रही हो। चलते चलते वह आखिरकार अपनी दादी के घर पहुंच गया। जैसे ही उसने दरवाजे पर कदम रखा, वहां सावित्री दादी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। दादी की आंखों में खुशी के आंसू थे और चेहरे पर अपार ममता थी। बेटा रवि, मैं आज बहुत खुश हूं। अब तू आ गया है ना, तो मैं तुझे इतनी जल्दी जाने नहीं दूंगी। देख, मैंने तेरी पसंद का सब कुछ बनाया है। तेरी पसंद की बिरयानी बनाई है, साथ में अंडे, जूस और ताज़ा सलाद भी रखा है। खीर और वो आम का अचार भी, जो तू बचपन में बहुत शौक से खाता था। दादी, आप बहुत अच्छी हो। इतने सालों बाद भी आपको मेरी हर पसंद और नापसंद का कितना ध्यान है। सच में आपकी ममता और प्यार जैसा कोई नहीं। रवि और दादी ने उस दिन बहुत सारी बातें की। बचपन की शरारतें, पुराने किस्से, गांव के लोग और रवि के शहर के अनुभव, सब कुछ जैसे एक अंतहीन सिलसिला बन गया। दोनों हंसते रहे, भावुक होते रहे और समय कब बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। उस दिन दादी का आंगन फिर से जिंदा हो उठा था। दिन भर की थकान के बाद रवि सोने लगा। गांव की ठंडी हवा, दादी के घर की सुकून भरी शांति और तकिए से आती पुराने दिनों की खुशबू ने उसे गहरी नींद में सुला दिया। अगली सुबह रवि जल्दी उठ गया और तैयार होकर अपने बचपन के दोस्तों किशन और श्याम से मिलने निकल पड़ा। रास्ते भर उसके चेहरे पर एक अलग ही उत्साह था। वर्षों बाद वो अपने उन्हीं यारों से मिलने जा रहा था जिनके साथ उसने बचपन की सबसे खूबसूरत यादें जी थीं। जैसे ही तीनों की मुलाकात हुई, उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। रवि को देखकर किशन और श्याम भी बहुत खुश हुए। बचपन की यादें ताजा हो गईं। तीनों ने घंटों बातें की, खूब हंसी मजाक किया और पुराने किस्सों को याद करते रहे। इसके बाद किशन और श्याम ने कहा, चल रवि, तुझे गांव की सैर कराते हैं। देख
कितना बदल गया है गांव। फिर तीनों साथ मिलकर गांव की गलियों, खेतों और मंदिरों की सैर पर निकल पड़े। रास्ते में वो बातें करते, हंसते खेलते आगे बढ़ते रहे। वो तीनों घूमते घूमते जंगल की ओर बढ़ गए। जंगल में गहरी खामोशी छाई हुई थी। चारों तरफ सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं से पक्षियों की आवाज आ रही थी। रवि, किशन और श्याम मस्ती करते हुए आगे बढ़ते रहे और उन्हें पता ही नहीं चला कि वे कब उस डरावनी हवेली के पास पहुंच गए। जैसे ही रवि की नजर उस हवेली पर पड़ी, वो हैरान होकर उसे देखने लगा। पुरानी टूटी दीवारें, झूलते हुए सूखे पेड़ और हवेली की बड़ी बड़ी खिड़कियां उसे घूरती सी लगी। किशन और श्याम ने जैसे ही हवेली को देखा, उनके चेहरों का रंग उड़ गया। दोनों डर के मारे कांपने लगे। रवि हैरान होकर हवेली को देख रहा था। किशन डरते हुए कांपती आवाज में रवि से कहता, अरे भाई, ये तू उस हवेली को क्या इतने ध्यान से देख रहा है? वो हवेली शापित है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इस हवेली में भयंकर आत्माएं बसती है। जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। चल, जल्दी यहां से चलते हैं। रवि किशन की ऐसी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है और उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे किशन, तू भी ना बचपन में भी तू ऐसे ही डरता था और अब भी वैसा ही है। इतनी सी पुरानी हवेली से डर रहा है। अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब बस मन का वहम है। रवि, मजाक मत उड़ा। जब तू यहां था नहीं, तब तक पता नहीं तुझे क्या क्या हुआ है इस हवेली के पास। कई लोग यहां से कभी लौटे ही नहीं, और जो लौटे वो पागल हो गए। अरे श्याम, तू भी क्या किशन की इन बातों में आ गया? मैं तो इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। ये हवेली ववेली, भूत प्रेत सब बेकार की बातें हैं। डरने से कुछ नहीं होता। रवि, तू नहीं जानता, यह हवेली सच में शापित है। गांव के बड़े बुजुर्ग भी इसके बारे में बात करने से कतराते हैं। इस हवेली के बारे में जितनी कहानियां सुनी है, उतनी किसी और जगह की नहीं सुनी। यहाँ कुछ तो है। रवि, श्याम और किशन की बातें सुनकर फिर से जोर जोर से हंसने लगा। रवि, तू हंस ले जितना हंसना है, लेकिन जब हवेली की सच्चाई सामने आएगी ना, तब तेरा ये हंसना सब गायब हो जाएगा। कुछ बातें मजाक नहीं होती। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग इतना डर रहे हो तो मुझे भी बताओ, आखिर क्या है इस हवेली की सच्चाई? ऐसा क्या हुआ है यहाँ जिससे तुम दोनों इतनी दहशत में हो? श्याम की आंखों में डर साफ झलक रहा था। किशन भी डर के मारे कांप रहा था और दोनों डरते हुए रवि को देख रहे थे। रवि, इस हवेली की कहानी बहुत डरावनी है। कहते हैं कई साल पहले इस हवेली में ठाकुर वीरचंद नाम का जमींदार रहा करता था। बहुत अमीर था वो, लेकिन उससे भी ज्यादा लालची और बेरहम। उसे अपनी जायदाद और धन दौलत के अलावा कुछ भी प्यारा नहीं था। उसकी एक बेटी थी, सुंदर, भोली और मासूम। वो अपने दिल से किसी गरीब लड़के से प्यार करने लगी थी। जब ठाकुर को ये बात पता चली तो वो आग बबूला हो गया। उसने अपनी बेटी को हवेली के तहखाने में जिंदा दफना दिया। उसी रात से इस हवेली का सारा रंग रूप बदल गया। रवि, उस जमींदार ने सिर्फ अपनी बेटी को ही नहीं मारा, उसने उस लड़के को भी मौत के घाट उतार दिया जिससे उसकी बेटी मोहब्बत करती थी। कहते हैं जब वो लड़की मर रही थी, तब उसने पूरे हवेली को श्राप दे दिया था। उसने कहा था, इस हवेली में अब कभी चैन और खुशहाली नहीं रहेगी। मैं मर भी गई तो भी इस हवेली में आने वालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं इस हवेली की रूह बनकर यहां भटकती रहूंगी। रवि,
उसके बाद से हवेली उजड़ी पड़ी है। जो भी हवेली के अंदर गया वो या तो कभी वापस नहीं आया या फिर पागल हो गया। अब तो गांव के लोग हवेली के आसपास भी नहीं जाते। कहते हैं उस लड़की की आत्मा आज भी हवेली में भटकती है। रात के वक्त हवेली से रोने चिल्लाने की आवाजें आती हैं और कई लोगों ने वहां एक लड़की की परछाई देखी है जो हर आने वाले को अपने पास बुलाती है। सच में बहुत दिलचस्प कहानी है, मगर मैं अब और भी ज़्यादा देखना चाहता हूँ कि इस हवेली में आखिर है क्या। नहीं रवि, कभी भी ऐसी गलती मत करना। इस हवेली से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। किशन और श्याम डरते हुए रवि को समझाते हैं। तीनों जल्द ही वहां से निकलने का फैसला करते हैं। शाम ढलने से पहले ही किशन, श्याम और रवि जंगल से बाहर आ जाते हैं। रात हो चुकी थी। रवि, किशन और श्याम तीनों अपने अपने घर लौट गए थे। पूरा गांव गहरी नींद में डूब चुका था। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ रात के कीड़ों की आवाज सुनाई दे रही थी। रवि अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो करवट बदलता रहा, आंखें बंद करने की कोशिश करता रहा, पर उसके दिमाग में सिर्फ वही हवेली घूम रही थी। कभी हवेली की टूटी फूटी दीवारें, कभी उस लड़की की परछाई, कभी श्याम की कांपती हुई आवाज, तो कभी किशन की डरावनी बातें, सब उसके मन में गूंज रही थी। रवि सोचने लगा, क्या सच में वो हवेली इतनी डरावनी है या बस लोगों के मन का वहम है? अगर सच में वहां कोई रहस्य है तो उसे देखे बिना चैन नहीं मिलेगा। आखिरकार रवि ने तय कर लिया कि वो खुद अपनी आंखों से उस हवेली की सच्चाई देखेगा। उसकी जिज्ञासा अब डर से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसने अपनी लालटेन उठाई और दबे पांव घर के बाहर निकल गया। गांव की गलियां सुनसान पड़ी थी, हर ओर सन्नाटा था। ठंडी हवा चल रही थी जो पेड़ों की पत्तियों को सरसराहट के साथ हिला रही थी। चारों तरफ गहरा अंधेरा था, बस रवि की लालटेन की हल्की सी रोशनी थी जो उसके रास्ते को जगमग कर रही थी। रवि के कदम हवेली की ओर बढ़ते जा रहे थे। हर कदम के साथ उसका दिल और तेज धड़कने लगा, मगर उसकी आंखों में डर नहीं, बस जिज्ञासा थी। रवि चलते चलते आखिरकार हवेली के पास पहुंच गया। उसके सामने अब वो पुरानी, जर्जर और भूतिया हवेली थी, जिसकी दीवारें समय के साथ टुकड़ों में टूट चुकी थीं। चारों तरफ सूखे पेड़, झुकी हुई छत और टूटी खिड़कियां हवेली को और भी डरावना बना रही थी। रवि हवेली के बड़े जंग लगे दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। उसने हवेली को गौर से देखना शुरू किया। हवेली की दीवारों पर उगती बेलें और काई की मोटी परत इस बात की गवाही दे रही थी कि वहां बरसों से कोई नहीं आया। रवि हल्की मुस्कान के साथ बड़बड़ाया, किशन और श्याम भी ना लोगों की सुनी सुनाई बातों में आ जाते हैं। सबको बेवजह डराया हुआ है इस हवेली ने। रवि अब हवेली के अंदर जाने लगता है। उसके चेहरे पर ना कोई डर था, ना ही कोई घबराहट। वो बेखौफ कदमों से आगे बढ़ता है, जैसे उसे किसी चीज का डर ही ना हो। हवेली के अंदर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन रवि बिना डरे हवेली के अंदर चलता चला जाता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, हवेली की वीरानियत और गहरा सन्नाटा उसके कदमों की आवाज से टूटते रहे। रवि धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ता गया। उसकी लालटेन की मध्यम रोशनी में हवेली का हर कोना डरावना लग रहा था, मगर उसके चेहरे पर अब भी कोई डर नहीं था। अंदर जाकर उसने देखा कि हवेली की दीवारों पर पुरानी और धुंधली चित्रकारी बनी हुई थी। उन चित्रों में कभी इस हवेली की रौनक झलकती थी, राजसी लोग, उत्सव और शाही दावतें। मगर अब वे सब चित्र मुरझा चुके थे। उनकी रंगत उड़ चुकी थी।
बस फीकी परछाइयां बाकी थी। हवेली का सारा सामान टूटा फूटा पड़ा था। फर्श पर बिखरी धूल, फटे पुराने पर्दे और जाले हर जगह फैले हुए थे। कहीं कुर्सियां उल्टी पड़ी थीं, तो कहीं टूटे हुए बर्तन जमीन पर बिखरे पड़े थे। हवेली के हर कोने से एक अजीब सी वीरान खुशबू आ रही थी, जैसे बीते वक्त की कहानी अब भी हवेली की दीवारों में कैद हो। वो दीवारों पर बनी पुरानी चित्रकारी और टूटे फूटे सामान को देखते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक उसके पीछे से एक काली परछाई तेजी से गुजरी। रवि के शरीर में एक झटका सा लगा। उसने तुरंत रुककर पीछे मुड़कर देखा। लालटेन को ऊंचा करके चारों तरफ घुमाया, मगर वहां कोई नहीं था। चारों ओर वही पुराना सन्नाटा था। हवेली की दीवारें वैसे ही खामोश थी। रवि थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा, खुद को समझाने लगा, शायद ये मेरा ही वहम था। इतनी पुरानी हवेली है, हवा से भी अजीब अजीब आवाजें आ जाती है। अचानक हवेली के सन्नाटे में एक पायल की आवाज गूंजने लगी। छन छन छन। रवि की रूह तक कांप उठी। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो लालटेन को कसकर पकड़ते हुए इधर उधर देखने लगा, मगर आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। उसके माथे पर पसीना आ गया। डरते डरते उसने कांपती आवाज में कहा, ये किसकी पायल की आवाज है? यहाँ तो कोई नहीं है। रवि डरते डरते उस दिशा में बढ़ने लगा जिधर से पायल की आवाज आ रही थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसकी धड़कनें हवेली के सन्नाटे में भी साफ सुनाई दे रही थी। जैसे ही रवि उस जगह पहुंचा जहां से आवाज आ रही थी, उसने कांपती रोशनी के साथ चारों ओर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। सिर्फ धूल, जाले और टूटी फूटी चीजें बिखरी पड़ी थी। हवेली का वही सन्नाटा फिर से लौट आया था। रवि का दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। डर उसकी आंखों में साफ झलक रहा था, मगर उसकी जिज्ञासा अब भी कम नहीं हुई थी। रवि ने हिम्मत जुटाई और दूसरी तरफ बढ़ने लगा। उसके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक हवेली के सन्नाटे को चीरती हुई एक औरत के रोने की भारी आवाज हवेली में गूंज उठी। रवि वहीं थम गया। उसकी रूह तक कांप गई। लालटेन उसके हाथों में कांप रही थी और उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगा। रवि का दिल अब डर से कांप रहा था, फिर भी जैसे उसके कदम खुद ब खुद उस आवाज की तरफ खींचते चले जा रहे थे। वो हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसके हर कदम की आवाज हवेली के सन्नाटे में गूंज रही थी। जैसे जैसे रवि आगे बढ़ रहा था, उस औरत के रोने की आवाज और भी तेज होती जा रही थी। अब वो आवाज इतनी पास लग रही थी मानो कोई उसके बिल्कुल कानों में बैठकर रो रहा हो। जब रवि वहां पहुंचा और लालटेन की कांपती हुई रोशनी में उसने उस औरत को देखा, तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। रवि के कदम वहीं रुक गए। उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई, गला सूख गया। उसने देखा वहां एक औरत जमीन पर बैठी थी और वो जोर जोर से रो रही थी। डरते डरते रवि ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? उसके बोलते ही वहां कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। फिर अचानक वो औरत रोते रोते अब जोर जोर से हंसने लगी थी। रवि उस डरावनी हंसी को सुनकर पूरी तरह सहम गया। उसकी हंसी अब इंसानी नहीं लग रही थी, वो एकदम भयानक थी।
वो औरत धीरे धीरे रवि की तरफ मुड़ी और वो औरत सीधी होकर खड़ी हुई। उस औरत का चेहरा देखते ही रवि की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका चेहरा सड़ी गली त्वचा से भरा हुआ था, मानो किसी मुर्दे की लाश अब तक जिंदा हो। उसकी लाल चमकती आंखें सीधा रवि की आंखों में झांक रही थी, ऐसी नजरें जो किसी की रूह तक को चीर सकती थीं। उसके बाल उलझे हुए, बिखरे हुए और हवा में जैसे खुद ब खुद हिल रहे थे। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी जो अब मैली, फटी और खून के धब्बों से सनी हुई थी। लेकिन जो सबसे भयानक था वो था उसके चेहरे पर पहली डरावनी, ठंडी और शैतानी हंसी। रवि का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी, मगर दिल की धड़कनें अब चीखने लगी थी। उसी पल उसे श्याम और किशन की बातें याद आने लगीं। रवि, उस हवेली से दूर रहना। जो भी गया वापस नहीं आया। यह हवेली शापित है, वहां कुछ तो है। इन बातों ने जैसे रवि को झकझोर कर रख दिया। रवि अपने दिल में सोचने लगा, मुझे यहां नहीं रहना चाहिए, मुझे भागना होगा। उसने कांपते कदमों से हिम्मत जुटाई और अपनी सारी ताकत समेटकर पीछे मुड़ा और हवेली से बाहर की ओर भागने लगा। रवि दौड़ता हुआ जैसे तैसे हवेली से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। वो चुड़ैल रवि के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। उसने कांपते हुए कदम पीछे हटाए और फिर बिना एक शब्द बोले तेजी से अपने कदम दूसरी दिशा में मोड़ लिए। रवि के पांव अब भी कांप रहे थे, मगर उसकी रफ्तार तेज होती जा रही थी। हवा में अजीब सी सर्दी और सड़न थी, मगर वो रुकने को तैयार नहीं था। अब उसका सिर्फ एक मकसद था, हवेली से बाहर निकलना, किसी भी हालत में। लेकिन तभी फिर से अचानक वो चुड़ैल एक बार फिर रवि के ठीक सामने प्रकट हो गई, उसी भयानक होठों पर वही वैशी हंसी लिए हुए। रवि के पैरों ने इस बार जैसे साथ देना छोड़ दिया। उसके पैर जमीन में जम गए। वो चाहकर भी हिल नहीं सका। उसकी आंखें डर से फैल चुकी थी और मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। चुड़ैल ने अपनी लाल जलती आंखों से रवि को घूरते हुए कहा, तुम मुझे और मेरी कहानी को मजाक समझ रहा था, है ना? तुझे लगा ये हवेली सिर्फ एक अफवाह है। अब देख, वही कहानी तुझे निकलने आई है। रवि का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके सामने अब कोई साया नहीं, बल्कि वो आत्मा थी जिसकी पीड़ा को कभी किसी ने नहीं समझा। और रवि ने तो उस पर हंसने की हिम्मत कर ली थी। रवि अब पूरी तरह डर और पछतावे से भरा हुआ था और कांपती आवाज में बोला, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि ये सब सच है। मैंने मजाक उड़ाया, गलती की, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। पर चुड़ैल की आंखों में अब कोई दया नहीं थी। चुड़ैल ने एक पुराना जंग लगा हुआ चाकू निकाला और अचानक उसने जोर से चाकू से रवि पर वार कर दिया। रवि वहीं जमीन पर गिर पड़ा, शरीर कांपता हुआ और उसकी सांसें तेजी से टूटने लगी। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के टूटे हुए गेट के पास सूखे पत्तों और मिट्टी में रवि की लाश पड़ी मिली थी।